नमस्कार दोस्तों, एडीसेट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे आज के व्याख्यान का विषय है यात्रा साहित्य लेखन और इसी लेक्चर के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर पीसी टंडन, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। और इसी के साथ मैं सर का स्वागत करना चाहूँगी। सर, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार मित्रों। हिंदी गद्य की अन्य विधाओं पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम एक विशेष विधा जिसको यात्रा साहित्य के रूप में जाना जाता है, इस पर परिचर्चा करेंगे। कल हमने रिपोर्टाज पर, इससे पहले रिपोर्टाज पर भी बात की है। और यात्रा साहित्य, जैसा हम जानते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव है कि वह भ्रमणशील है और देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में या विदेश में, विश्व के अन्य देशों में जहाँ कहीं भी किसी भी तरह का प्राकृतिक आकर्षण है, सौंदर्य है या सामुद्रिक सौंदर्य है या इसी प्रकार के अन्य आकर्षण हैं, इन सब के तहत मनुष्य भ्रमण करता है, घूमने निकलता है। और इस यात्रा के अंतर्गत उसके जो अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को वह शब्दों में बांधकर एक विधा के रूप में प्रस्तुत करता है, एक पठनीय सामग्री के रूप में तैयार करता है, प्रस्तुत करता है। जैसे पर्दे पर, टेलीविज़न पर हम देश विदेश के दर्शनीय स्थलों को देखते हैं, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं, वहाँ की जनता को, जन सामान्य को देखते हैं, उनकी गतिविधियों को देखते हैं, उनकी सांस्कृतिक जो विरासत है उसका आनंद लेते हैं। तो इन सब अनुभवों को रचनाकार जब अपनी रचना में शब्दबद्ध करता है, चित्रबद्ध करता है, तो वह एक यात्रा साहित्य के रूप में हमारे सामने आता है। यात्रा साहित्य एक रोचक विधा है, प्रेरक विधा है, क्योंकि उससे हमें बहुत सारे जीवनानुभवों का ज्ञान मिलता है, हमारा ज्ञानवर्धन करने वाली विधा है। हम पुस्तकाकार रूप में अथवा किसी पत्र पत्रिका में छपे हुए यात्रा वृत्तांत को पढ़ने से जो अनुभव अर्जित कर लेते हैं दूर दराज के, वो वास्तव में हमारे लिए ज्ञानप्रद और शिक्षाप्रद हो जाते हैं। तो यात्रा साहित्य हिंदी की अन्य गद्य विधाओं में एक महत्वपूर्ण विधा है और इस विधा में भी हिंदी के स्थापित प्रतिष्ठित रचनाकारों ने, लेखकों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। एक से एक सुंदर देश विदेश के यात्रा अनुभवों को उन्होंने अपनी अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त किया है, फिर उनका संकलन पुस्तकाकार रूप में भी प्रस्तुत किया है। और कुछ यात्रा वृत्तांत तो पुस्तकाकार में ही लिखे गए हैं। जैसे कोई व्यक्ति जापान गया और जापान में उसका प्रवास 2 वर्ष, 3 वर्ष या 1 वर्ष रहा और इस 2 या 3 वर्ष में उसने जापान में रहकर जो कुछ देखा, समझा, अनुभव किया, उस सब को वह शब्दबद्ध करता है। तो हमें पाठकों को दूर दराज गए हुए बिना, देश विदेश में गए बिना उस रचना को पढ़कर वहाँ का जो वास्तविक और प्रामाणिक आनंद है, भ्रमण का आनंद, वो हमें अपने घर बैठकर समाचार पत्र पत्रिकाओं से या पुस्तक के पढ़ने से मिल जाता है। तो यात्रा साहित्य इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यात्रा साहित्य में यात्रा वृत्त लिखने का काम वही करता है या कर सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं यात्रा करने निकला है, गया है। उसके सीधे निजी अनुभव जो हैं वो इस रचना के अंतर्गत आते हैं। इस विधा को हम दूसरे के अनुभव के आधार पर नहीं लिख सकते।
और उसका आनंद भी पाठकों को नहीं मिलेगा। इसलिए इस विधा में, खड़ी बोली गद्य की यह जो विधा है, इसमें भ्रमणशीलता का बहुत आनंद है। हमारे यहाँ बहुत साहित्यकार हैं जिनको घूमने का, दूर दराज जाने का, वहाँ से अनुभव बटोरने का, वहाँ की फोटोग्राफी करने का, वहाँ के लोगों से मिलने का, वहाँ की संस्कृति को जानने की जिज्ञासा, ये तमाम तरह के प्रेरक कारण हैं जो इस विधा को जन्म देते हैं। हमारे यहाँ मध्यकालीन साहित्य तक यानी रीतिकाल तक इस तरह के साहित्य का लेखन नहीं था। कारण है कि जब खड़ी बोली का आगमन हुआ, वह भारतेंदु युग का जो प्रारंभिक दौर है, जो खड़ी बोली का आधुनिक दौर है, जिसको हम गद्य काल के रूप में जानते भी हैं, उस भारतेंदु युग से हम देखते हैं कि गद्य की नई नई विधाएं हमारे सामने आईं, उनमें ये विधा भी आई। तो आज इस विधा के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में और इस विधा के लेखन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि हिंदी में यात्रा साहित्य लेखन, यात्रा वृत्त लेखन कहाँ से कैसे प्रारंभ हुआ, इस पर जो ट्रैवलॉग्स हैं विदेशों में जो लिखे जाते हैं उनका प्रभाव भी पड़ा, और हमारे रचनाकारों ने कहाँ कहाँ भ्रमण किया देश विदेश में, और उसके आधार पर कौन कौन से यात्रावृत्त, कौन कौन से यात्रावृत्त संग्रह हमें दिए, और उससे हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य की जो समृद्धि हुई, उसकी स्थिति, उसका स्वरूप क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा आज हम करेंगे। भारतेंदु युग, जिस पर हम लंबे समय से बातचीत करते आ रहे हैं, हिंदी गद्य लेखन की विभिन्न विधाओं को एक तरह से आमंत्रित करता है, उसके लिए नए द्वार खोलता है। यात्रा साहित्य लेखन की परंपरा भी हिंदी गद्य में भारतेंदु युग से ही दिखाई देती है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र अनेक नगरों, तीर्थ स्थलों, पर्यटन स्थलों आदि की यात्राएं खूब करते थे। उनका भी घूमने के प्रति, भ्रमण के प्रति रुझान था। रचनाकार जब विभिन्न नगरों, स्थानों, तीर्थ स्थलों, पर्यटन स्थलों, राज्यों, देशों आदि की यात्राएं व्यक्तिगत, पारिवारिक या कार्यालयी स्तर पर ऑफिशियली भी जो विजिट्स होती हैं, वह यात्राएं विशुद्ध भ्रमण के रूप से या अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के रूप में करता है, तो उस यात्रा के दौरान अर्जित की गई अनेक अनुभूतियों को, अनुभवों को वह शब्दबद्ध करता है। ये यात्रा वृत्तांत कहानी नुमा, कथात्मक, रोचक, प्रेरक, शिक्षाप्रद बन जाते हैं। प्रामाणिकता और स्वानुभूति इनकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युगीन इतिहास में यात्रा वृत्तांत लेखन की जो परंपरा प्रारंभ हुई, उसका सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया। हिंदी में यात्रा साहित्य लेखन के प्रारंभ को लेकर डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश का कथन महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा है, जहाँ तक यात्रा साहित्य का संबंध है, उसका उदय साहित्य की अन्य विधाओं के साथ, अंग्रेजी के साथ ही प्रारंभ हुआ। वैसे मध्य युग में यात्रा का उद्देश्य मात्र तीर्थ दर्शन होता था। यह बात ब्रजभाषा में उपलब्ध कुछ हस्तलिखित ग्रंथों में सिद्ध भी होती है। ये सभी यात्राएं चंपू शैली में लिखी गई हैं। जो मध्यकाल तक कुछ छुटपुट यात्रा अनुभव ब्रजभाषा में या अवधी आदि भाषाओं में लिखे भी गए, वह वस्तुतः आज की यात्रा वृत्त के जो सैद्धांतिक मानक हैं उसके आधार पर भले ही वो खरे ना उतरते हों, लेकिन उनका प्रारंभिक बीज हमें वहाँ दिखाई देता है। वैसे भारत में यात्राओं की तथा यात्रा साहित्य लेखन की परंपरा अत्यधिक प्राचीन है। वैदिक वाङ्मय में यात्राओं के माध्यम से अनेक शिक्षाप्रद कथाएं, उपदेश, नीति कथन, सूत्र कथन आदि उपलब्ध होते हैं। हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसमें तो क्योंकि वाहन थे नहीं और सड़कें थी नहीं, ऐसे में
जो एक गांव से दूसरे तीसरे चौथे गांव तक जाने के लिए जो पैदल यात्राएं की जाती थीं, वो भी उनके भी अनुभव बहुत ही रोचक रोमांचक हुआ करते थे। कई खतरों का सामना करना पड़ता था और अगर उनको भी अनुभव करके लिखा जाए तो वह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि साहित्य की हो सकती है। लेकिन यहाँ दूर दराज की यात्राओं को सामान्यतः इनमें बांटा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में चरे वेति मंत्र इस बात का साक्षी है कि हमारा मानवीय इतिहास भ्रमणशील है। हमारे दुर्लभ और महत्वपूर्ण ग्रंथों में जातक कथाओं में भी यात्रा वृत्तांत अनगिनत मिलते हैं। रामायण, महाभारत और संस्कृत की ऐसी अनेक गौरवशाली रचनाओं में इस तरह के यात्रा विवरण सहज ही देखे जा सकते हैं, जिनका अनुभव हम कर सकते हैं। दूर दराज के राज्यों में, शहरों में राजा महाराजाओं को या हमारे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पात्रों को भ्रमण करना पड़ता था। यदि विश्व के प्रसिद्ध यात्रियों की चर्चा करें तो हेनसांग, इब्ने बतूता, ट्रेवनियर, फाहियान, राहुल सांकृत्यायन, देवेंद्र सत्यार्थी आदि ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनकी चर्चा की जा सकती है, उल्लेखनीय है, जिन्होंने देश विदेश में घूम घूम कर सैकड़ों अनुभव बटोरे और फिर उन्हें शब्दबद्ध किया। ये सभी अनुभव ज्ञान का अप्रतिम भंडार बने और इन यात्राओं या यात्रा वृत्तों ने साहित्य की, हिंदी साहित्य की और हिंदी भाषा की समृद्धि की, वैश्विक धरोहर का ज्ञान वितरण किया और इतिहास की जानकारियां भी देश विदेश में पहुंचाई। मानव स्वभाव उसे यात्राओं के लिए तथा भ्रमण आदि के लिए आदि युग से प्रेरित करता रहा है। ये यात्राएं उसके अवसाद को दूर करने, उसे निराशाओं से मुक्त करने और उसे आनंद का अनुभव प्रदान करने का कार्य करती रही हैं। इन यात्राओं में थकान से मुक्ति, पुनः ऊर्जावान होने और जीवन में रोमांच के अनुभव बटोरने का बोध सहज ही होता है। इन यात्राओं के किस्से कहानियों से, रोचक घटनाओं से, रोमांचक स्थितियों से जो भी अनुभव बटोरे जाते हैं वह रचनाकार यात्री रूप में रचनाकार जब भ्रमण करता है तो शब्दों में उन्हें बांधता है और निश्चय ही मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति से उन अनुभवों को जब वह बांटता है अपने पाठकों से, श्रोताओं से, तो साहित्यानंद या यात्रानंद का एक विलक्षण अनुभव होता है। भारतेंदु युग में द्विवेदी युग में, स्वतंत्रता पूर्व युग में, स्वातंत्र्योत्तर युग में और इसी तरह समकालीन युग में हम यात्रा वृत्तांत लेखन का यह सिलसिला लगातार हिंदी में गतिशील होता देख रहे हैं। आज भी बहुत से साहित्यकार, पत्रकार, समाजसेवी, राजनीतिज्ञ, धर्म प्रचारक या घुमंतु प्रवृत्ति के विद्वान यात्रा वृत्तांत आदि के लेखन से हिंदी गद्य साहित्य को निरंतर संपन्न बना रहे हैं। भारतेंदु युग में स्वयं भारतेंदु ने कुछ यात्रा वृत्त लिखे जो उनके अपने यात्राओं के अनुभव थे, उनको उन्होंने एक इस विधा के रूप में शब्दबद्ध किया। सरयू पार की यात्रा, सरयू नदी के पार गए उसके जो अनुभव थे, सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, वैद्यनाथ धाम की यात्रा आदि, ये सभी यात्रा वृत्तांत भारतेंदु ने लिखे और अपने हिंदी पाठकों को इस यात्रा के दौरान जो भी अनुभव हुए, जो चुनौतियां जिनका सामना किया या जो आनंद की अनुभूतियां थीं, उन्हें इस विधा के माध्यम से बांटा। प्रताप नारायण मिश्र ने विलायत की यात्रा शीर्षक से एक यात्रा वृत्त लिखा। बालकृष्ण भट्ट ने कार्तिकी का नहान, भारत में कार्तिक के महीने के जो स्नान होता है गंगा नदी में, उसका अपना एक विशिष्ट महत्व है। तो पहले ज़माने में जब जाया करते थे तो उस पर
कातिकी का नहान तथा गया यात्रा, गया भी तीर्थ स्थल है हमारे यहाँ, उसकी यात्रा। तो ये जो तीर्थों पर जाने और उसके अनुभवों को शब्दबद्ध करने की परिपाटी है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण रही है। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से, सांस्कृतिक धार्मिक धरोहरों के माध्यम से, जीवन और जीवन शैली से, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, पर्व उत्सव, लोक जीवन और लोक संस्कृति, लोक गायन, लोक संगीत, लोक नृत्य आदि, इन सब की कलात्मक अभिव्यक्ति और प्रस्तुति इन यात्रा वृत्तों में की गई है। तो हमारे भारतेंदु जी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, कविताएं लिखी ब्रजभाषा में और खड़ी बोली में, या प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, जो बड़े प्रसिद्ध और चर्चित निबंधकार भी माने जाते हैं, पत्रकार भी माने जाते हैं, इन्होंने बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही आकृष्ट करने वाली शैली में, मोहक शैली में ये यात्रा वृत्त लिखे हैं। ये यात्रा वृत्तांत पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होते रहे। हिंदी की जो उस जमाने की प्रतिष्ठित और लोक स्वीकृत पत्रिकाएं थीं, उनमें ये प्रकाशित हुए। इनकी पठनीयता निरंतर बढ़ती गई। धीरे धीरे ये यात्रा वृत्त पुस्तकाकार रूप में भी संकलित और प्रकाशित होने प्रारंभ हो गए। सन 1885 में पंडित दामोदर शास्त्री की यात्रा वृत्तांत विषयक एक पुस्तक, जो बड़ी चर्चित रही, मेरी पूर्व दिग यात्रा, मेरी पूर्व दिग यात्रा, यह प्रकाशित हुई। सन 1893 में देवी प्रसाद खत्री कृत पुस्तक रामेश्वर यात्रा पहले प्रकाश में आई, रामेश्वर यात्रा, और उसके बाद 1902 में बद्रिकाश्रम यात्रा शीर्षक से एक दूसरी पुस्तक भी प्रकाश में आई। तो ये जो बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है, यहाँ की जो यात्राएं थीं, उनको भी यात्रा वृत्त लिखकर पुस्तकाकार में प्रकाशित कर हिंदी पाठकों को उपकृत किया इन रचनाकारों ने। द्विवेदी युग तक आते आते यात्रा वृत्तांतों में संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कला, साहित्य, लोक अभिरुचि और राष्ट्रीय वैविध्य आदि के कलात्मक शब्दचित्र इन यात्रा वृत्तों में बहुत ही खूबी के साथ पिरोए जाने लगे। यही वह युग था जब सड़कों, यातायात के साधनों और शिक्षा आदि की दिशा में निरंतर प्रगति हो रही थी, विकास हो रहा था। परिणामतः यात्राओं के प्रति रुझान भी बढ़ने लगा था, बाधाएं समाप्त हो रही थीं। यात्रा विवरणों के प्रति अभिरुचि अब तेजी से बढ़ रही थी। राहुल सांकृत्यायन ने मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में तथा कैलाश मानसरोवर जैसी 4 यात्रा वृत्तों की संग्रह वाली महत्वपूर्ण पुस्तकें हिंदी यात्रा वृत्त साहित्य को प्रदान की। ये पुस्तकें हर दृष्टि से भाषा, विषय वस्तु और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिंदी को, हिंदी साहित्य को संपन्न करती हैं, समृद्ध बनाती हैं। शिवनंदन सहाय विरचित कैलाश दर्शन, कैलाश दर्शन, ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। डॉक्टर सत्यनारायण कृत आवारे की यूरोप यात्रा तथा यूरोप के झरोखे से, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाश में आती गईं। धीरे धीरे यूरोपियन देशों में, धीरे धीरे पाश्चात्य देशों में जो जाने आने के मार्ग प्रशस्त हुए, रास्ते खुले, बाधाएं दूर हुईं, तो उनके अनुभव भी बटोरे जाने लगे। काका कालेलकर ने हिमालय यात्रा शीर्षक से एक बहुत ही चर्चित पुस्तक लिखी, जो यात्रा वृत्तों का बहुत ही रोचक संग्रह दिखाई देता है। धीरे धीरे विद्वानों का बहुभाषा ज्ञान भी बढ़ने लगा। बहुत सारी भाषाएं अब पढ़ने लगे, अर्जन करने लगे, क्योंकि विदेश गमन के लिए सामान्यतः एकाधिक भाषाओं का ज्ञान हो तो वह बहुत लाभदायक होता है। केवल अपनी ही भाषा के ज्ञान से किसी दूसरे तीसरे देश में जाने में थोड़ी कठिनाई का अनुभव होता है। अखिल भारतीय स्तर पर यात्राएं लगातार बढ़ रही थी। यात्रा वृत्त अब
प्रचुर मात्रा में और परिपक्व भाषा शैली में लिखे जाने लगे थे। एक प्रौढ़ता की ओर यात्रा साहित्य अब बढ़ने लगा था। संस्मरणों के सौंदर्य से भरपूर तथा रेखा चित्रात्मकता के गुणों से ओतप्रोत ये यात्रा वृत्त हिंदी साहित्य को अब एक अलग रचनात्मक विधा के साथ जोड़ रहे थे। सेठ गोविंद दास ने पृथ्वी परिक्रमा तथा सुदूर दक्षिण में ये 2 यात्रा वृत्त लिखे और संग्रह हमें दिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी माने गए। भगवत शरण उपाध्याय ने वह दुनिया मैंने देखा, कलकत्ता से पीकिंग तथा सागर की लहरों पर, ये 4 संग्रह यात्रा वृत्तों के हमें दिए। चाइना तक उनका जो गमन हुआ भगवत शरण उपाध्याय का, उस यात्रा के तमाम अनुभव और चीन के बारे में जो भी कुछ उन्होंने देखा, समझा, अनुभूत किया, उसको व्यक्त किया। इसी तरह कलकत्ते की यात्रा उन्होंने की, तो कलकत्ता एक ज़माने में भारत के लिए गमन जो होता था कलकत्ते का, वो बड़ी उपलब्धि होती थी। तो ऐसी समुद्र के देशों में जब जब जाना हुआ, चाहे वो अपने देश के समुद्र तट हों या विदेशों में, वहाँ के अनुभवों को भी बहुत सुंदर ढंग से शब्दों में उतारा गया। रामवृक्ष बेनीपुरी ने पैरों में पंख बांधकर शीर्षक से एक संग्रह दिया यात्रा वृत्तों का। उड़ते चलो उड़ाते चलो, ये दूसरा संग्रह रामवृक्ष बेनीपुरी का इस दृष्टि से हमारे सामने आया। तो हम देख सकते हैं कि सेठ गोविंद दास, भगवत शरण उपाध्याय, काका कालिलकर, देवेंद्र सत्यार्थी, ये सारे वो लोग हैं, राहुल सांकृत्यायन, जिनको तो घुमंतु ही कहा जाता था। तो ये सभी वो लोग हैं जो यात्रा वृत्तों को पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से शब्दबद्ध करते हैं और एक रोचक विधा के रूप में हमें उपलब्ध कराते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी ने भी बहुत सारी बड़ी यात्राएं की, देश विदेश की, सुदूर भारत की तो बहुत दूर दूर की यात्राएं उन्होंने की, और लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक गीत, लोक नाटक आदि का उन्होंने संग्रह वगैरह भी किया। तो धरती गाती है और बकुलेसर की डायरी, ये 2 उनके यात्रा वृत्तों के संग्रह हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं। ऐसे पुस्तकाकार रूप में प्रस्तुत अनेक सशक्त यात्रा वृत्त संग्रह आज हिंदी, खड़ी बोली हिंदी की, हिंदी गद्य की विलक्षण धरोहर है। आदमी, मनुष्य जो है, पाठक रूप में एकांत में समय व्यतीत करना चाहता है, रुचिकर जानकारियां अर्जित करना चाहता है, स्वस्थ साहित्य पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए इस तरह की पुस्तकें बहुत ही रोचक और प्रेरक होती हैं। आगे चलकर हिंदी साहित्यकारों में बड़े बड़े हस्ताक्षर इस विधा लेखन में उतरे और एक से बढ़कर एक यात्रा साहित्य, यात्रा विवरण उन्होंने हिंदी को दिया। इस दृष्टि से यदि कुछ नाम हम उल्लेख करना चाहें तो बहुत बड़ी संख्या है, तो भी कुछ मुख्य नामों में अगर हम चर्चा करें, यशपाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, अमृत राय, रांगे राघव, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर नगेंद्र, नागार्जुन, भदंत आनंद कौशल्यायन, धर्मवीर भारती, ये सभी रचनाकार कविता के क्षेत्र में भी और गद्य के क्षेत्र में भी, गद्य की जो मुख्य विधाएं हैं उनमें भी और अन्य विधाएं हैं उनमें भी निरंतर लिख रहे थे और इनकी पठनीयता निरंतर बढ़ रही थी, इनकी लोक ख्याति बढ़ रही थी, क्योंकि जिस स्वस्थ साहित्य से इन्होंने हिंदी को संपन्नता और समृद्धि दी, उससे हिंदी जगत, हिंदी पाठक उपकृत हो रहा था। इसलिए इनके द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तों ने भी एक अपना पाठकीय वर्ग तैयार किया। वह पाठक जिन्हें इस तरह के ट्रेवलॉग्स को पढ़ने में बहुत आनंद आता, इस तरह के यात्रा विवरणों को पढ़ने में
बड़ा जीवंत सा अनुभव होता है, वह पाठक इस साहित्य से जुड़े। इन सभी साहित्यकारों ने, जिनको हम हिंदी के प्रतिष्ठित रचनाकारों में देखते जानते हैं, चीन की, जापान की, रूस, अफ्रीका, बल्गेरिया, अमेरिका, जर्मन, इंग्लैंड, ऐसे देशों में यात्राएं की। कुछ औपचारिक ऑफिशियल विजिट्स थी, यात्राएं थी, और कुछ नितांत भ्रमण के लिए, घूमने के लिए, वहाँ के जीवनानुभवों को, वहाँ की संस्कृति को पढ़ने समझने के लिए की गई यात्राएं थी। तो निश्चित ही ऐसी यात्राओं को देखकर, ऐसे यात्रा वृत्तों को पढ़कर हमें लगता है कि जीवन के अनुभव अभी पूरे विश्व में बिखरे पड़े हैं। बहुत सारी वैरायटी, बहुत सा वैविध्य हमें उसके माध्यम से जीवन और जीवन शैली को समझने की दृष्टि से मिलता है। ऐसे देशों में भ्रमण करके वहाँ की यात्राओं के वृत्तांतों को साहित्यिक भाषा और शैली में, स्वस्थ भाषा और शैली में इन रचनाकारों ने प्रस्तुत किया और यात्रा साहित्य लेखन विधा को एक मजबूत आधारशिला दी। ये जो यात्रा साहित्य लेखन था, यह एक सशक्त विधा बनकर, आत्मनिर्भर विधा बनकर हमारे सामने स्थापित हुआ। ये एक बड़ी उपलब्धि है। हिंदी में स्वातंत्र्योत्तर साहित्य के अंतर्गत और विशेष रूप से सन 1970 के बाद के रचनाकारों ने जो यात्राएं की हैं, उनसे संबंधित बहुत से यात्रा वृत्तांत लिखे गए और ये यात्रा वृत्तांत आज भी लिखे जा रहे हैं। आज विदेश गमन तुलना में बहुत अधिक हो रहा है। पहले विदेश गमन एक सपना हुआ करता था, कोई लाखों में एक दो व्यक्ति विदेश गमन करते थे। अब तो विदेश गमन बहुत सामान्य सी बात हो गई। तो रचनाकार लगातार जा रहे हैं, कवि जा रहे हैं, गीतकार जा रहे हैं, कलाकार जा रहे हैं, और इसी तरह नृत्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में जो बहुत ही ख्याति अर्जित कर चुके हैं, वो सब भी जा रहे हैं। तो ये जो वृत्ति है लेखन की, ये वास्तव में इस दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षण के लिए अनेक देशों में भारत सरकार की तरफ से लोग जा रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति का, हिंदी भाषा का, भारतीय भाषाओं का, भारतीय संगीत का शिक्षण कर रहे हैं। वो लोग भी वहाँ पर इस तरह के अनुभवों को शब्दबद्ध कर रहे हैं। कुछ यात्रावृत्त अंग्रेजी में भी लिखे जा रहे हैं। जो लोग वहाँ अंग्रेजी भाषा के आधिकारिक विद्वान हैं, वो अंग्रेजी में भी लिख रहे हैं और फिर उनका हिंदी में अनुवाद भी हो रहा है, ताकि हिंदी भाषाभाषी समुदाय उसका आनंद ले सके, वहाँ पहुँच सके। इन यात्रा विवरणों और वृत्तांतों में व्यक्तियों, दृश्यों, वस्तुओं, स्थानों, घटनाओं, स्मारकों, भवनों, संस्थाओं, कलाओं, शिल्पों आदि से संबंधित बहुत सारे यात्रा वृत्त लिखे जा रहे हैं। इनकी निरंतर बढ़ती ख्याति और प्रसिद्धि इनकी रोचकता और सरसता से हमें अवगत कराती है। सन 1915 में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने मेरी कैलाश यात्रा तथा सन 1926 में मेरी जर्मन यात्रा शीर्षक से 2 यात्रा वृत्तों की संकलित पुस्तकें हमें दी। 1931 में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने हमारी जापान यात्रा लिखी थी, जो बड़ी चर्चित रही। 1932 में पंडित रामनारायण मिश्र ने यूरोप यात्रा में 6 मास शीर्षक से एक पुस्तक दी। ये सभी यात्रावृत्त हिंदी समाज के बदलते परिदृश्य को हमें दिखाते हैं। जो हिंदी जगत था, जो हिंदी सेवी थे, जो हिंदी के रचनाकार थे, उनकी मानसिकता कैसे बदल रही थी, उनकी सोच कैसे बदल रही थी, विदेश गमन के प्रति उनका रुझान कैसे बढ़ रहा था और देखने का नज़रिया कैसे बदल रहा था। उनकी विदेश यात्रा के विविध अनुभव, बदलती मानसिकता, समुद्र पार करने की पहल। एक ज़माना था समुद्र पार करना उचित या ठीक नहीं माना जाता था, लेकिन अब समुद्र पार करने की पहल भी हुई। नए भारत निर्माण के संकेत हमें इन तमाम यात्राओं से मिलते हैं। हम वहाँ से जो अनुभव लाए, वहाँ से जो ज्ञान लाए, उसका हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति को लाभ दिया।
हिंदी जाति की शैक्षिक प्रगति, यातायात के निरंतर बढ़ते आधुनिक साधन, यात्राओं के प्रति बढ़ते रुझान और विश्व की अद्यतन और अधुनातन जानकारियाँ, ये इन यात्रा वृत्तों से, विवरणों से हमें प्राप्त हुई। राहुल सांकृत्यायन को तो घुमंतु ही कहा गया। उन्होंने अनेक रोचक यात्रा वृत्तांत लिखे और हिंदी में यात्रा साहित्य लेखन को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने में अपनी रचनात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1937 में उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी, इसलिए मेरी तिब्बत यात्रा लिखा। 1939 में उन्होंने मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, रूस में 25 माह से ऐसी रचनाएं लगातार क्रमशः वो लिखते रहे। यशपाल ने 1953 में लोहे की दीवार के दोनों ओर जेलों में जो बंद थे भारतीय लोग, विदेशी लोग, उनके अनुभवों को बांटा। अज्ञे ने 1953 में अरे यायावर रहेगा याद, यह, और दूसरी 1960 में एक पुस्तक उनकी आई यात्रा वृत्तों की, एक बूंद सहसा उछली। ये उनके चर्चित और खड़ी बोली हिंदी के उच्च स्तरीय यात्रा वृत्तों का विवरण है। 1955 में भगवत शरण उपाध्याय ने कलकत्ता से पीकिंग, सन 1959 में सागर की लहरों पर, रामधारी सिंह दिनकर ने 1957 में देश विदेश, सन 1964 में प्रभाकर माचवे ने गोरी नज़रों में हम, ऐसे कुछ यात्रा साहित्य अलग अलग यात्रा वृत्तों के रूप में हमें उपलब्ध कराए। और 1953 में मोहन राकेश ने आखिरी चट्टान तक, सन 1958 में प्रभाकर द्विवेदी ने पार उतर कह जइयों शीर्षक से, 63 में रघुवंश ने हरी घाटी और धर्मवीर भारती ने यादें यूरोप की, इस तरह की पुस्तकें हमें दी। तो हिंदी यात्रा साहित्य भी बहुत समृद्ध साहित्य है, संपन्न साहित्य है, अनुभव सापेक्ष साहित्य है। 1964 में यात्रा साहित्य हिंदी का जो है उसमें एक परिवर्तन क्रांतिकारी हुआ और निर्मल वर्मा ने चीड़ों पर चांदनी जैसी एक चर्चित महत्वपूर्ण पुस्तक यात्रा वृत्तों की हमें दी। यात्रा साहित्य में निर्मल वर्मा जी का विशेष स्थान है। यूरोपीय देशों की कलात्मक उपलब्धियों को, वहाँ की स्थितियों को, परिवेश और वस्तुओं को अद्भुत ढंग से निर्मल जी ने अपने यात्रा साहित्य में अभिव्यक्ति प्रदान की है। स्वदेश और विदेश के बढ़ते संपर्क और बदलते रिश्तों को यह रचना चीड़ों पर चांदनी बड़ी खूबी के साथ अभिव्यक्ति प्रदान करती है। हिंदी जगत के रचनाकारों का चीन, रूस, जापान, अफ्रीका और अन्य यूरोपीय देशों में लगातार आवागमन बढ़ने लगा। वहाँ के साहित्य और कलाओं के प्रति उनकी अभिरुचि भी बढ़ने लगी। सांस्कृतिक धरोहरों और समारोहों का, विभिन्न गतिविधियों के आदान प्रदान का प्रचलन भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। परिणामतः यात्रा वृत्तांत लेखन अब हिंदी में प्रचुर मात्रा में प्रौढ़ रूप में होने लगा और उसके पाठक भी बढ़ते चले गए। 1970 में रामधारी सिंह दिनकर ने मेरी यात्राएं, 1971 में बलराज साहनी ने रूसी सफरनामा, 1972 में डॉक्टर नगेंद्र ने अप्रवासी की यात्राएं, 1973 में शंकर दयाल सिंह ने गांधी के देश से लेनिन के देश में, 1975 में श्रीकांत वर्मा ने अपोलो का रथ, 1975 में कमलेश्वर ने खंडित यात्राएं, सन 1997 में कमलेश्वर ने कश्मीर रात के बाद और आगे चलकर 2006 में आंखों देखा पाकिस्तान जैसी दुर्लभ महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य विषयक रचनाएं दी। 1989 में गोविंद मिश्र ने धुंध भरी सुर्खी, 1980 में दरख्तों के पार शाम, 1990 में झूलती जड़ें और 1997 में परतों के बीच और 2005 में फिर और यात्राएं,
और यात्राएं, इस तरह की पुस्तकें हमें गोविंद मिश्र ने यात्रा वृत्त साहित्य की दी। इससे ये स्पष्ट ज्ञात हो रहा है कि अब जो प्रतिष्ठित बड़े रचनाकार हैं हिंदी के, जो उपन्यास के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में निरंतर लिख रहे हैं, वो यात्रा वृत्त की ओर भी उन्मुख हुए हैं और उन्होंने बहुत ही रोचक और अच्छे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। सन 1982 में कन्हैयालाल नंदन ने धरती लाल गुलाबी चेहरे, यह एक यात्रा वृत्त शीर्षक से पुस्तक दी। 1982 में विष्णु प्रभाकर ने ज्योति पुंज हिमालय और 1996 में हम सफ़र मिलते रहे, इन शीर्षकों से पुस्तकें आईं। 97 में अजित कुमार ने यहाँ से कहीं भी और 1985 में सफरी झोले में, इन शीर्षकों से अपने यात्रा अनुभवों को शब्दबद्ध करके यात्रा विवरणों में बांधा और प्रस्तुत किया। राजेंद्र अवस्थी ने 1986 में हवा में तैरते हुए, इंदु जैन ने 1987 में पत्रों की तरह चुप, रामदर्श मिश्र ने 1990 में तना हुआ इंद्रधनुष, 1993 में भोर का सपना और 1999 में पड़ोस की खुशबू। रामदर्श जी ने भी बहुत आंचलिक और ग्रामीण बहुत सुंदर उपन्यास और कहानियाँ हमें दी हैं। उनकी ये 3 रचनाएं जो उनके यात्रा अनुभवों को हमारे साथ बांटती हैं, बहुत ही रोचक है, प्रेरक हैं, वो भी आई प्रकाश में। 1995 में धर्मवीर भारती ने यात्रा चक्र शीर्षक से यात्रा विवरणों का संचय किया। 1996 में डॉक्टर कर्ण सिंह चौहान ने यूरोप में अंतर यात्राएं, 1997 में सीतेश आलोक ने लिबर्टी के देश में, सन 1999 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने आत्म की धरती और 2005 में तिवारी जी ने अंतहीन आकाश शीर्षक से 2 पुस्तकें यात्रा साहित्य की हमें दी। 2000 में रमेश चंद्र शाह ने एक लंबी छां शीर्षक से, 2003 में डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल जब वो जापान गए और लगभग 3 वर्ष तक वहाँ रहे, तो उन्होंने जापान में कुछ दिन शीर्षक से यात्रा वृत्तों का एक संचय, एक संकलन हमें दिया और बड़ा जीवंत शैली में डॉक्टर पालीवाल ने उसे प्रस्तुत किया। सन 2003 में नरेश मेहता ने कितना अकेला आकाश शीर्षक से, 2003 में ही नासिरा शर्मा ने जहां फव्वारे लहू रोते हैं शीर्षक से, और 2006 में मनोहर श्याम जोशी ने क्या हाल है चीन के, 2006 में ही मनोहर श्याम जोशी ने पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, इन शीर्षकों से इन बड़े बड़े और अधुनातन रचनाकारों ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी लेखनी को चलाया और यात्रा वृत्तों को, यात्रा विवरणों को पठनीय दृष्टि से प्रस्तुत किया। तो बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध, रोचक और रोमांचक यात्राएं हमें मिलती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी गद्य विधाओं में यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य लेखन की एक अच्छी खासी परंपरा यहाँ तक आते आते तैयार हो गई। यात्रा साहित्य अब पत्र पत्रिकाओं में, स्वतंत्र पुस्तकों में बहुत व्यापक स्तर पर प्रचुर मात्रा में प्रकाशित होने लगा, लिखा जाने लगा, प्रकाशित होने लगा और पढ़ा भी जाने लगा। ये यात्रा वृत्त आधुनिकता, आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक प्रगति, आश्चर्यजनक या स्तब्ध करने वाले परिदृश्यों, प्राकृतिक विलक्षण वैभवों से पूरी तरह अब रचपच गए, सुसज्जित हो गए। लेखकों की अपनी विचारधारा, इन यात्राओं से उत्पन्न प्रतिक्रियाएं, संस्कार और मानसिकता, उनकी संवेदनशीलता, अनुकूलता या प्रतिकूलता, उनके पक्ष या विपक्ष में विचार, इन सब का बोध इन यात्रा वृत्तांतों से होने लगा। जहाँ जहाँ गए, जैसे जैसे अनुभव हुए, उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी रचनाकारों ने दी। अगर उनसे सहमत थे तो उनकी प्रशंसा की, असहमत थे तो उसके बारे में भी अपनी टिप्पणी वो करते चले। इन यात्राओं के वृत्तांतों में कविता भी सहायक हुई और कहानी भी।
लोक जीवन और जीवन मूल्य, मानव मूल्यों आदि का भी ज्ञान ये यात्राएं कराती चली। इसलिए एक तरफ से ये प्रेरक बनी, शिक्षाप्रद बनी, और दूसरी तरफ इनमें संस्मरणात्मक, रेखाचित्रात्मक, पत्र, डायरी आदि विधाओं का विधिवत रचनात्मक उपयोग भी रचनाकारों ने किया, क्योंकि वो इन विधाओं को भी जी रहे थे और इन विधाओं की शैली को, भाषा को, तकनीक को उन्होंने यात्रावृत्तों में भी उपयोग किया रचनात्मक ढंग से। ये यात्रावृत्त भाषा और शैली की दृष्टि से भी उनके सृजनात्मक विधाओं के आस्वाद का बोध कराते रहे। इन यात्रावृत्तों में कहीं देश प्रेम, कहीं सांस्कृतिक प्रेम, कहीं संस्कृतियों की तुलना, कहीं राज्यों और देशों की माटी की गंध, कहीं प्राकृतिक विविधता, सौंदर्य का आस्वाद, दृश्यों परिदृश्यों की जीवंत अभिव्यक्ति, संस्कृतियों की मिट्टी की गंध, ये सब कुछ अलग अलग देश विदेश से हमें मिलने लगा। कहीं जन सामान्य का दुख दर्द, मानव समुदाय की पीड़ा, घटनाजन्य संवेदना और समर्पित निष्ठावान पत्रकार का धर्म पालन, ऐसे तमाम अनुभव इन यात्रा विवरणों से, वृत्तांतों से पाठकों को मिलते हैं। कहीं हिमालय का मुक्त प्राकृतिक सौंदर्य वर्णित है, तो कहीं नदियों और झरनों की प्राकृतिक छटा बिखेरते हुए माधुर्य को भी इसमें चित्रित किया गया है। इन यात्रा वृत्तांतों में कहीं गाँव में बैठे हुए विरह सिक्त लोग हैं, तो कहीं गांव से बिछड़ने की आकुलता और वेदना है, कहीं नॉस्टैल्जिया की भावना है, कहीं सांस्कृतिक बोध का प्रस्तुतिकरण है, कहीं मानव मूल्यों के प्रति रचनाकारों की अडिग आस्था है, तो कहीं मुक्ति संग्राम की ऐतिहासिक गाथा भी इनमें शामिल है। कहीं अमेरिका की आधुनिक और उत्तर आधुनिक जीवन शैली चित्रित है, तो कहीं विदेशों की साहित्य चेतना का एक संतुलित वर्णन भी है। हिमांशु जोशी की यातना शिविर शीर्षक से लिखी गई यात्रा वृत्तांत विषयक पुस्तक में विशेष रूप से अंडमान निकोबार, इसके सेल्युलर जेल में जो भारतीय क्रांतिवीर थे, उनको जो पाश्विक यातनाएं दी गईं, पीड़ाएं दी गईं, कष्ट दिए गए, उनका शोषण किया गया, उनके अनुभवों को हिमांशु जोशी ने बहुत ही हृदय दहला देने वाले रूप में प्रस्तुत किया है। अनेक भारतीय और हिंदी के सशक्त हस्ताक्षरों ने इन यात्रा विवरणों में अपने देश की समृद्ध संस्कृति को, सांस्कृतिक परंपरा को और जो गौरवान्वित करने वाले हमारे स्थान हैं, परिदृश्य हैं, घटनाएं हैं, उनका भी बोध कराया है। देश की आध्यात्मिक और धार्मिक शक्ति की सराहना भी इन यात्रावृत्तों में हुई है। विदेशों के एकाकी जीवन, वहाँ के रहन सहन और जीवन शैली से पैदा हुई मानसिक उथल पुथल, वहाँ के मौसम, ऋतुओं, मनमोहक दृश्यों, निवासियों, व्यवस्थाओं के अनुशासन आदि का चित्रण इन यात्रावृत्तों में या रचनाओं में बहुत ही प्रभावी ढंग से किया गया है। देशों के सांस्कृतिक आक्रमण, उपभोक्तावादी जीवन पद्धति, उत्तर आधुनिकता का दबाव, अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व, पूंजीवाद का नशा, भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्रति विदेशों में सम्मान और श्रद्धा का भाव, अलगाववाद और नस्लवाद आदि की वैश्विक स्थिति, इन सब का चित्रण ये यात्रा वृत्तांत अलग अलग ढंग से अवसरानुकूल करते चलते हैं। दूसरे देशों के लोगों का खुलापन, यानी पाश्चात्य देशों का, यूरोपीय देशों का, उनकी धर्म चेतना, उनके सांस्कृतिक और राष्ट्रीय प्रतीक, वहाँ की जीवन शैली, वहाँ का खान पान, वहाँ के गांव, वहाँ के शहर, वहाँ की सुख सुविधाएं, रहन सहन, वेशभूषा, आभूषण, सौंदर्य बोध, उत्सव, पर्व, आस्था, अंधविश्वास, इन सब का बड़ा सुंदर मनोरम चित्र अगर हम देखना चाहते हैं तो इन यात्रा वृत्तों में हमें मिल सकता है। आप गाड़ी में बैठकर, ट्रेन में बैठकर, हवाई यात्रा में बैठकर, घर में बैठकर, कार्यालय में बैठकर और अपने शिक्षण स्थल पर बैठकर, जहाँ भी समय हो
और ऐसी कोई पुस्तक पास हो यात्रा वृत्तों की, उनको बैठकर आप पढ़ें तो ऐसा लगता है कि आप भी यात्रा में हैं, आप भी उस स्थान, उस देश, उस राज्य का भ्रमण कर रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से उसे अनुभूत भी कर रहे हैं। तो ये जो कला है ये वास्तव में प्रशंसनीय है। नासिरा शर्मा ने ईरान, पेरिस, लंदन, जापान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, फ़िलिस्तीन, कुर्दिस्तान, ऐसे बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं। वे हिंदी, उर्दू, फ़ारसी, पश्तो, अंग्रेज़ी, बहुत सारी भाषाएं जानती भी हैं, उसकी विशेषज्ञा भी रही हैं। नासिरा शर्मा ने जन सामान्य के दुख सुख को, इन देशों की चुनौतियों और समस्याओं को प्रगतिशील शैली के साथ, अंदाज के साथ, चेतना के साथ अपने यात्रा वृत्तांतों में, विवरणों में प्रस्तुत किया है, जो कि पठनीय हैं, जो कि रोचक हैं, प्रेरक हैं। इसी तरह साहित्यकारों ने लंदन, मॉरिशस, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन तमाम आसपास के देशों का भ्रमण भी किया और संस्मरणात्मक यात्रा वृत्तांत लिखे। ये सभी यात्रा वृत्त हिंदी गद्य को समृद्ध करते हैं, शक्तिमान बनाते हैं। भारतेंदु युग में जो हिंदी यात्रा साहित्य लेखन अभी प्रारंभ हुआ था, 2015 तक आते आते वह अपनी विविधता और गहराई के साथ अत्यधिक मजबूत, विकसित और समृद्ध होने लगा। ये यात्राएं साहसिक भी हैं, रोमांचक भी हैं, भयावह भी हैं, जिजीविषा से भरी हुई भी हैं, प्रेरक भी हैं। वर्णनात्मक शैली, डायरी शैली, संस्मरणात्मक शैली, पत्र शैली, रिपोर्टाज शैली, इन समस्त शैलियों का सम्मिश्रण इन यात्रा विवरणों में हमें मिलता है, जो कि एक उपलब्धि है। प्रारंभिक दौर में कवि वचन सुधा जैसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं ने इस विधा को प्रश्रय दिया, प्रोत्साहन दिया। हिंदी प्रदीप, मर्यादा और इंदु जैसी उस जमाने की बड़ी लोक प्रसिद्ध ख्याति लब्ध पत्रिकाएं, उन्होंने भी विशिष्ट भूमिका इस विधा के विकास में, प्रकाशन में और लेखकों और रचनाकारों के विकास में, उनके प्रकाशन में निभाई है। द्विवेदी युग में और छायावाद में आकर यह विधा और अधिक मजबूत हुई, सबल हुई। पंडित नेहरू तक ने रूस की सैर 1929 में, उन्होंने भी अपनी यात्रा साहित्य को, अपनी यात्राओं को यात्रा विवरणों में निबद्ध किया। इसी तरह रोमांचक रूस, दिल्ली से मास्को, रूस में 25 मास, आंखों देखा रूस, लोहे की दीवार के दोनों ओर, बदलते रूस में, रूस की साहित्यिक यात्रा, दूसरी दुनिया, सोवियत रूस पिता के पत्रों में, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, रूस में 46 दिन, हिंदू कश के उस पार, सीधी सादी यादें, ये सारी के सारी यात्रा अनुभवों से, यात्रा वृत्तों से सुसज्जित, समृद्ध, संपन्न वो पुस्तकें हैं जो स्पष्ट संकेत करती हैं कि रचनाकार यात्रियों ने एक युग विशेष में रूस की भरपूर यात्राएं की, प्रचुर मात्रा में ये यात्राएं हुईं। रूस के साथ भारत के संबंध बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, इसलिए विदेश नीति की दृष्टि से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण काम रहा। रूस उस समय भ्रमण का एक आकर्षण भी था। डॉक्टर सत्यनारायण, महेश प्रसाद श्रीवास्तव, राहुल सांकृत्यायन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यशपाल, रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर, बनारसीदास चतुर्वेदी, अक्षय कुमार जैन, जगदीश चंद्र जैन, डॉक्टर नगेंद्र, यशपाल जैन, लक्ष्मी देवी चूड़ावत, दुर्गावती सिंह, ऐसे न जाने कितने साहित्यकार हैं जिन्होंने बहुत सारी साहित्यिक यात्राएं भी की, सांस्कृतिक यात्राएं भी की और मील के हस्ताक्षर इस विधा के लेखन की दृष्टि से वो बने। रूस का जनजीवन, वहाँ के दर्शनीय स्थल, वहाँ के बहुमुखी और चहुमुखी विकास, पूंजीवादी और साम्यवादी शासन व्यवस्था, रूस की आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक स्थितियाँ, वहाँ का कलात्मक जीवन, वहाँ की कलाएं, रोचक और ज्ञानवर्धक वर्णन, इन तमाम पुस्तकों में निरंतर मिलता है। रूसियों का स्वभाव, स्नेह, स्वाभाविक सत्कार भावना, आतिथ्य, उनका अकृत्रिम मैत्री भाव,
वहाँ के संग्रहालय, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ का अनुशासन, वहाँ की तमाम विशेषताएं जनजीवन की, मानव समुदाय की, परिवारों की, उन सब की बड़ी कुशलता के साथ अभिव्यक्ति इन यात्रा वृत्तांतों के लेखकों ने, रचनाकारों ने अपने साहित्य में की है। इसी तरह माओ के देश में राम आश्रय कृत ने, भगवत शरण उपाध्याय ने कलकत्ता से पीकिंग तक, माओ के देश में राम आश्रय ने, राहुल सांकृत्यायन ने चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं, माओ के देश में 5 साल, ओम प्रकाश मंत्री ने, ये सारी रचनाएं इस बात की ओर संकेत करती हैं कि चाइना गमन, चीन में जाने का सिलसिला भी रूस के बाद बहुत हुआ और वहाँ जाकर वहाँ की जीवन शैली को, वहाँ के रहन सहन को, वहाँ के सभ्यता और संस्कृति के विकास को, वहाँ के आधुनिकता और अद्यतन विकास को, इन सब को इन रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में बखूबी प्रस्तुत किया। कुल मिलाकर हमारे साहित्यकारों ने देश विदेश के अनेक अनुभवों को अपनी रचनाओं में, यात्रा वृत्तों में बहुत प्रभावी ढंग से उकेरा, चित्रित किया, बिंबायित किया। स्विट्ज़रलैंड, जर्मन, फ्रांस, हॉलैंड, इटली, यूरोप के बहुत सारे देश, इन सब का भ्रमण और चित्रण करते रहे। एशिया के देशों का भ्रमण भी इन साहित्यकारों ने खूब किया। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, स्वीडन, फिजी, डेनमार्क, रोम, पेरिस, मॉरिशस, त्रिनिदाद, बर्लिन, सूरीनाम, ग्रीस, मिस्र, यूनान, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, स्कॉटलैंड, फ्रांस, चाइना, जापान, इज़राइल, मॉस्को, नॉर्वे, उज़्बेकिस्तान, ये सारे वो देश हैं जिनमें हमारे साहित्यकार जाते रहे, पत्रकार जाते रहे, समाज सेवी जाते रहे, राजनेता जाते रहे। कहीं कहीं राजनेता साहित्यकार बने, कहीं कहीं साहित्यकार राजनेता बने, तो उसका भी लाभ हमें मिला। तो भारत सरकार की जो विदेश नीति है, सांस्कृतिक मंत्रालय की जो विदेश यात्राएं होती हैं, शिक्षकों को, अध्यापकों को भेजा जाता है, वहाँ जाकर वो भारतीय संस्कृति का, भारतीय भाषाओं का, भारतीय कलाओं का शिक्षण करते हैं। उन्होंने वहाँ रहकर जो 3 साल, 2 साल, 1 साल, जो भी जितना भी समय वो रहे वहाँ से जो अनुभव अर्जित किए, वहाँ जो कुछ देखा समझा, भारतीयता से, भारतीय संस्कृति से उसकी तुलना करते हुए उनको लिखा और वो यहाँ आकर या वहाँ बैठे बैठे यहाँ पत्र पत्रिकाओं में भेजते रहे, छप रहा है, फिर वो पुस्तकाकार रूप में, संग्रह के रूप में प्रकाशित होता रहा। अपने देश में कश्मीर बहुत आकर्षण का स्थान रहा। बहुत सारे रचनाकारों ने, जैसे एक ज़माने में भारतीय सिनेमा जो है वो कश्मीर में जाकर तमाम प्राकृतिक सौंदर्य को, कहते हैं कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में ही है। तो एक कश्मीर हमारे यहाँ आकर्षण का केंद्र रहा, इसलिए कश्मीर की सैर, कश्मीर, मेरी कश्मीर यात्रा, इस तरह के यात्रा वृत्त भी बहुत लिखे गए। कैलाश पर्वत पर जाने का सिलसिला बहुत लंबा रहा, तो कैलाश यात्रा पर भी बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में और हिमालय पर्वत पर इधर के अनुभवों को भी बहुत सारे रचनाकारों ने कैलाश दर्शन, ज्योतिपुंज हिमालय, कैलाश मानसरोवर जैसे जो संग्रह आए उनकी ओर भी हम ध्यान आकृष्ट हमारा किया। इस तरह पहाड़ी यात्राओं को, समतल भूमि की यात्राओं को भी रचा गया, लिखा गया। 7वें दशक तक आते आते यात्रा वृत्तांत सृजनात्मक हो गए और आगे चलकर मराठी, बंगला, अंग्रेज़ी आदि भाषाओं में भी यात्रा वृत्तांत लिखे जाने लगे और धीरे धीरे उनका हिंदी में अनुवाद होने लगा। हिंदी पाठकों को अब इन भाषाओं में जो रचनाकारों के अनुभव थे वो भी मिलने लगे। अनुदित यात्रा वृत्तांतों में काका कालेलकर की हिमालय की यात्रा, सूर्योदय का देश, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की बद्रीनाथ की ओर, शंकर की ए पार बांग्ला, ओ पार बांग्ला, इस तरह की रचनाएं भी हिंदी में कहीं बंगला से, कहीं मराठी से अनुवाद होकर आईं और उनका भी स्वागत हुआ।
इस तरह हिमालय, सूर्योदय, पाताल गंगा, अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ आदि ऐसे तमाम तीर्थ स्थल, ऐसे तमाम प्राकृतिक सौंदर्य के स्थल, वहाँ की यात्राएं भी साहित्यकारों ने की और उन पर लिखना प्रारंभ किया। यात्रा विवरणों में बहुत सारे इस तरह के सांस्कृतिक, वेशभूषा परक, खान पान, धार्मिक भावनाएं, पर्वत पठार, खेल कूद, खलियान, रहन सहन, नदियाँ, झरने, ये सब यात्रा में आने लगे। बाग, उपवन, पशु पक्षी, जीव जंतु, घाटियाँ, वहाँ की चोटियाँ, ये सब कुछ फिर यात्राओं में आने लगा और पाठकों को उन पुस्तकों के माध्यम से बहुत ही गहन गंभीर अनुभव प्राप्त होने लगे। इस तरह मित्रों, ये यात्रा वृत्तांत, यात्रा विवरण लिखने का सिलसिला आज भी चल रहा है। श्याम सिंह शशि, कृष्णनाथ, राम नारायण उपाध्याय, गोविंद मिश्र, आलोक मेहता, अवध नारायण मुदगल, शंकर दयाल सिंह, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो आज भी यात्राएं करते हैं, यात्रा वृत्त लिख रहे हैं और हम निश्चित ही इस दृष्टि से उनके इस अवदान से उपकृत हैं और यात्रा साहित्य से हमें बहुत देश विदेश की जानकारियां प्राप्त होती हैं। हिंदी साहित्य को इस विधा ने बहुत संपन्न और समृद्ध किया है। जी धन्यवाद सर। और दोस्तों, ये था हमारा व्याख्यान यात्रा साहित्य लेखन पर। हम आपके समक्ष और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर मौजूद होंगे, तो हमें आज इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।